जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में से एक चौहान वंश और चौहान वंश की प्रमुख शाखाओं में से एक रणथंभौर के चौहानों के बारे में। दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, उसके बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा और आमूलचूल परिवर्तन आया। इसका मतलब यह नहीं था कि राजस्थान में चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई है। दोस्तों, उसके बाद भी एक शताब्दी तक रणथंभौर, जालोर, नाडोल, चंद्रावती और आबू में राजपूतों की शक्ति की केंद्र बनी रही और इन्होंने समय समय पर तुर्कों द्वारा किए गए आक्रमणों का मुकाबला किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। अब अपन बात करते हैं रणथंभौर में चौहान वंश। दोस्तों, पहले तो अपन रणथंभौर की बात करते हैं। रणथंभौर का प्राचीन नाम रंतहपुर था। जिसका अर्थ होता है कि रण की घाटी में स्थित नगर। दोस्तों, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंद राज द्वारा की। यह गोविंद राज और कोई नहीं, यह पृथ्वीराज चौहान थड़ का सुपुत्र था। इसे रणथंभौर में चौहान वंश का प्रथम संस्थापक भी कहते हैं। इसके बाद क्रमशः शासक हुए वाल्हण, प्रहलादन, और वीर नारायण। दोस्तों, इन्हीं वीर नारायण द्वारा इल्तुतमिश का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन बाद में सुल्तान द्वारा वीर नारायण की हत्या करवा दी गई। तुर्कों और मुगलों की पहले से यह आदत रही है कि वो धोखे से ही
युद्धों में विजय पाते हैं, क्योंकि सामने से युद्ध करके विजय पाना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, वीर नारायण के बाद इधर थे बाणभट्ट। इन्होंने तुर्कों की सेना का मुकाबला किया। इन्हें वीरभट्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं बाणभट्ट का वंशज आगे हुआ जेत्र सिंह। जेत्र सिंह द्वारा इनके समय दिल्ली में था नसीरुद्दीन। जेत्र सिंह ने नसीरुद्दीन को युद्ध में हराया। लेकिन नसीरुद्दीन द्वारा जेत्र सिंह को कर देने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, एक शासक हुआ था जयसिंह। जयसिंह ने परमारो मुसलमानों और कच्छपों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर अपने वंश की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। दोस्तों, जेत्र सिंह के 3 पुत्र थे। तीन में से शासक बनने के योग्य थे हम्मीर। एक बार इतना फिर से रिपीट कर लेते हैं। रणथंभौर। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणथंभौर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में गोविंद राज द्वारा की गई। यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड का बेटा था। उसके बाद क्रमशः शासक हुए वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण। वीर नारायण ने इल्तुतमिश का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और इल्तुतमिश द्वारा बाद में इसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद उनका वंशज वीरभट्ट ने, उसे बाणभट्ट भी कहते हैं, उसने तुर्कों की सेना का मुकाबला किया सफलतापूर्वक। उसी क्रम में
आगे शासक हुए जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने दिल्ली के नसीरुद्दीन को हराया, और हरा तो दिया था उन्होंने, लेकिन नसीरुद्दीन द्वारा चालाकी की गई और कर देने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसके बाद जयसिंह आते हैं। उन्होंने परमारों, मुसलमानों और कच्छपों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उसके बाद शासक बनते हैं जेत्र सिंह के 3 पुत्र। तीनों में से योग्य पुत्र थे हम्मीर। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान एक बहुत ही प्रतापी शासक थे, एक बहुत ही वीर शासक थे। हम्मीर के बारे में जानकारी देते हैं ग्रंथ। पांच ग्रंथ हैं कुल। ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक हैं नयनचंद्र सूरी। आगे ग्रंथ है हम्मीर हट्ट। हम्मीर हट्ट के लेखक हैं चंद्रशेखर। एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र। उसके लेखक हैं चंद्रशेखर। आगे है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो 13वीं सदी में लिखा था सारंगधर ने। और हम्मीर रासो 18वीं सदी में लिखा था जोधराज ने। दोस्तों, हम्मीर एक योग्य शासक था, या शासक बनने के योग्य था। उसीलिए इनके पिता द्वारा, जेत्र सिंह द्वारा, इनके जीतोजी 1282 में राज्याभिषेक करवा दिया। 1282 में राज्याभिषेक करवा दिया, और अब शासक बन गए थे हम्मीर। हम्मीर देव ने शासक बनते ही तुरंत लगभग 1288 ईस्वी तक एक नीति अपनाई, जिसका नाम था दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति का अर्थ अड़ोसियों पड़ोसियों को युद्ध में पराजित कर अधीनता स्वीकार करवाना। ठीक है। और दिग्विजय नीति में एक थी
कि इन्होंने उन राज्यों को भी शामिल कर दिया जो कर देते थे। कर देने वाले राज्यों को भी शामिल कर दिया, मतलब कि जो राज्य कर दे रहे हैं उनसे विपुल धनराशि लेकर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम्मीरदेव चौहान द्वारा इसी नीति के तहत एक शासक थे जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन को पराजित कर दिया गया और मांडलगढ़ से कर वसूला गया। हम्मीर द्वारा उस टाइम में एक बोझ शासक हुआ करते थे कहाँ के थे? गुजरात के। इन्हें पराजित कर दिया गया और अधीनता स्वीकार की गई। हम्मीर ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर संपूर्ण राजस्थान में अपनी धाक जमा ली थी। मेवाड़ के शासक महाराणा समर सिंह को पराजित कर संपूर्ण राजस्थान में अपनी धाक जमा ली और हम्मीर के द्वारा ही कोटि यज्ञ भी करवाए गए और इन्हीं कोटि यज्ञों के दौरान या इन्हीं के कारण इनके वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब तक रणथंभौर साम्राज्य एक बहुत ही विस्तृत रूप में फैल चुका था। रणथंभौर का विस्तार ग्वालियर, एमपी से लेकर बलबन कोटा तक हो चुका था। ग्वालियर, एमपी और बलबन कोटा तक को हम्मीरदेव चौहान द्वारा अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया था। दोस्तों, एक बार इस चीज को फिर से देखते हैं। जयद्रथ सिंह के तीसरे पुत्र थे हम्मीर। हम्मीर के बारे में जानकारी देते हैं ग्रंथ। हम्मीर महाकाव्य के लेखक नयनचंद्र सूरी, हम्मीर हट के लेखक चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र के लेखक चंद्रशेखर, हम्मीर रासो सारंगधर 13वीं शताब्दी द्वारा लिखा गया, 13वीं शताब्दी में लिखा गया और हम्मीर रासो 18वीं शताब्दी में जोधराज द्वारा लिखा गया, 18वीं सदी में। दोस्तों, 1282 में हम्मीर का राज्याभिषेक हुआ। 1282 से 88 तक उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई और दिग्विजय की नीति अड़ोसियों पड़ोसियों को पराजित कर अधीनता स्वीकार कर ला और उन्होंने अर्जुन, उनके काल के शासक थे अर्जुन, उन्हें पराजित कर मांडलगढ़ से कर वसूला था और भोज शासक को पराजित कर उनसे भी
अधीनता स्वीकार करवाई, मेवाड़ के महाराणा समर सिंह को पराजित कर संपूर्ण राजस्थान में उनकी धाक जम गई थी और उन्होंने कोटि यज्ञ करवाए जिनके उनकी वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और इन दिनों चौहान वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने ग्वालियर एमपी से लेकर बलबन कोटा तक के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसी के समकालीन देखो रणथंभौर में तो है हम्मीर, इधर दिल्ली में इस दौरान थी अराजकता। इसमें हुआ यूं कि दिल्ली में अराजकता किस कारण थी दोस्तों? एक काल था अराजकता क्यों थी? तो अराजकता का मुख्य कारण यह था कि बलबन की मृत्यु के बाद शासक कौन बने, और अराजकता का काल बलबन की मृत्यु और जलालुद्दीन खिलजी के शासन बनने तक का जो काल था वो अराजकता का काल था। टाइम था 1200 और 1187 से ये टाइम था 1287 से 90 तक का। 1287 से 90 तक अराजकता थी और इसी दौरान हम्मीर के पास एक गोल्डन चांस यह था कि वह अपने साम्राज्य का जितना चाहे उतना विस्तार कर सकता था। ठीक है, उसी दौरान होता यूं है कि 1290 में शासक बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी शासक बन जाता है वो उतारू हो जाता है चौहान वंश के पतन करने पर उतारू हो जाता है। वैसे हम्मीरदेव चौहान भी कम नहीं थे कि वो उतनी आसानी से उन्हें हरा सके, और उतारू हो जाता है और उसी के तहत वह शासक बनते ही वही 1290 में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। यह है जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग को ही रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। जाइन दुर्ग पर जैसे ही अटैक कर दिया तो दोस्तों होता यूं है कि ये आ गया जाइन दुर्ग पर। इधर हम्मीर ने इस दुर्ग को बचाने के लिए भेजा था एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरुमुख सिंह, जो आ गए और गुरुदास सैनी और यही गुरुदास सैनी साहब 1290 में जाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए अपने अदम्य साहस से युद्ध लड़ते हुए स्वर्ग सिधार गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तुर्कों की सेना पहुंच चुकी थी, रणथंभौर की ओर जा रही थी। इन्होंने सेवात, गरगच, नीति को अपनाया। इस नीति को अपनाया मतलब कि जैसे ही बाबर ने
जब आक्रमण किया था महाराणा और सांगा पर, तब उसने एक पद्धति अपनाई थी, तुलगामा पद्धति, कि चारों ओर से आप दुर्ग को घेर लेते, एक बार आगे से और एक बार पीछे से, ठीक है, तुलगामा पद्धति। और उसमें जैसे वो उस विधि द्वारा उसने दुर्ग को जीता था, उन्होंने भी ऐसी ही एक विधि बनाई थी, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, असफल हुए। ये नीति क्यों अपनाई थी? तो रणथंभौर दुर्ग का एक सहायक दुर्ग था जार्ज दुर्ग, उस पर अधिकार करने के लिए। असफल होते ही सुल्तान चला गया दिल्ली। जैसे ही सुल्तान दिल्ली चला गया, बात पता चल गई हम्मीर, और हम्मीर द्वारा क्या किया गया कि पुनः जाइन दुर्ग पर अधिकार, हम्मीर देव ने पुनः जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जैसे ही हम्मीर देव ने अधिकार किया, जलालुद्दीन खिलजी था, उसके द्वारा तो और प्रयास किए गए, रणथंभौर पर प्रयास किए गए तो, और कब तो एक तो थे 1291 और दूसरा 1292, दोनों बार असफल। दोनों बार क्या हुआ? असफल। जलालुद्दीन खिलजी दोनों बार असफल हुआ, और असफल होने पर भी वो एक कथन ऐसा कह देता है जिससे कि उसकी बुद्धिमत्ता बहुत ही प्रदर्शित होती है। वो व्यक्ति यूं कहता है कि मैं रणथंभौर दुर्ग को तो मुसलमानों के 10 पारों के बराबर भी नहीं समझता। मतलब ये कहते हैं ना, क्या बोलता है ये, कि मैं रणथंभौर दुर्ग को मुसलमानों के 10 बालों के बराबर भी नहीं समझता। क्या है कि जलालुद्दीन को हकीकत तो सब पता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि के लिए इसको अपन कह सकते हैं कि मिसिंग इन डिस्गाइज। जैसे उर्दू के एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर हुए हैं जिनका नाम है गालिब। तो गालिब कह गए हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस वैसे ही इन्होंने भी ऐसे कह दिया। हम्मीर देव चौहान, उनके समकालीन दिल्ली में थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक थे? तो 1290 से 96 तक। उससे पहले का काल यहाँ दिल्ली में था अराजकता का। 1287 से 90 तक वहां अराजकता थी, मतलब कि शासन करने वाला कोई नहीं था। 90 में जैसे जलालुद्दीन खिलजी बना, वो उतारू हो गया चौहानों को समाप्ति के लिए, या उनकी बर्बादी कर दूंगा यूं करके, मतलब उतारू हो गया, एकदम जोश में आ गया। उसने उसी जोश में जाइन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही हम्मीर ने भेजे थे गुरुदास सैनी साहब को। बात है 1290 की। गुरुदास सैनी साहब लड़ते मारे गए, और मुगलों की सेना आगे बढ़कर कहाँ गई? तो आगे वो रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ी, लेकिन रणथंभौर के बीच में जॉर्ज का दुर्ग आता है जो उसका सहायक दुर्ग है, उस पर अटैक, मतलब उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक विधि बनाई थी, उसका नाम है सेवात और गरगज। सेवात और गरगज, मोजबीक, सेवात और गरगज, तीनों मतलब विधि बनाई और असफल हुए। असफल होने पर उन्होंने कहा मैं रणथंभौर दुर्ग को मुसलमानों के 10 बारों के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों अपन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दिल्ली में था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी जाती है उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी किस? जलालुद्दीन की। बात है 1296 से 1316 की। 1296 से 1316। शासन कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी। और
इधर शासन कर रहे थे हम्मीर देव चौहान। दोनों के मध्य युद्ध के कारण कौन कौन से थे प्रमुख, वो देख लेते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी है वो शासन पर बैठा, याद रखिएगा कि अलाउद्दीन से पहले जो था जलालुद्दीन, उसकी साम्राज्यवादी नीति नहीं थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था। इसी नीति के तहत यदि उसका मतलब अलाउद्दीन का सपना था कि वो पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर सके। यदि उसको गुजरात और मालवा विजय करनी है तो दक्षिण अभियान एक स्थायी घटना हो जाएगी। और यदि दक्षिण अभियान एक स्थायी घटना हुई तो राजस्थान के दुर्गों पर कब्जा करना उसके लिए जरूरी था। अगर वो नहीं करता तो दक्षिण अभियान में वो कभी सफल नहीं हो पाता। बस अब अलाउद्दीन बस उसी ताक में था कि कब हम्मीर देव चौहान कोई मुझे एक मौका दे कि मैं उसके सामने युद्ध करूं। और मौका मिल ही गया जब हम्मीर ने कर देने से मना कर दिया। और हम्मीर ने अलाउद्दीन के विद्रोही केहब्रू को शरण दी। चाचा की पराजय का बदला और मंगोल विद्रोही जो महमूद शाह था उसको शरण। दोस्तों, ये महमूद शाह कौन था? महमूद शाह पहले था अलाउद्दीन की टीम में, लेकिन जब नुसरत खां और उल्गू खां गुजरात से लूट का 1/5 भाग मांगा गया, तब मोहम्मद शाह हम्मीर की शरण में आ गया। और जब मोहम्मद शाह हम्मीर की शरण में आया तो हम्मीर ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यह भी है कि ये जो मोहम्मद शाह था और अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना मराठा बेगम। मोहम्मद शाह और चिमना मराठा बेगम दोनों एक दूसरे को हम दिल दे चुके हैं सनम वाली स्थिति थी।
और महमूद शाह रोज अच्छे अच्छे शायरियाँ लिखकर भेजता था चिमना को। एक दिन तो यहाँ तक लिख दिया कि इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई है, इन होठों को तेरी इबादत सी हो गई है, एक लाइन में तेरी तारीफ क्या करूं, पानी तुझे देखे तो प्यासा हो जाए और आंख तुझे देखे तो खुद से ही जलन हो जाए। बस यही दिन था। पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन महमूद, उस दिन तो अलाउद्दीन की हालत यह हो गई थी कि अगर बेवफा सनम तुझको पहचान जाते तो खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। अलाउद्दीन के भी कुछ दोस्त थे। दोस्तों, इस दुनिया में फोकट की सलाह सिर्फ दोस्त ही देते हैं। तो उसने कहा देख लेंगे, साले को ठोक देते हैं। और ये बात जब पता चली चिमना को, तो चिमना ने बता दिया महमूद शाह को, और महमूद शाह भाग गया हम्मीर की शरण में। वैसे ये एक काल्पनिक स्टोरी है, फैक्ट बात तो यही है। भाग गया जब हम्मीर की शरण में, तो अलाउद्दीन द्वारा एक पत्र, अलाउद्दीन द्वारा हम्मीर को पत्र भेजा कि वो महमूद शाह को लौटा दे। लेकिन हम्मीर ने अपने चौहानों की आन मान और मर्यादा के विरुद्ध समझा, इसीलिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन महमूद शाह और केहबरू को नहीं लौटाया। हम्मीर के बारे में एक कथन यह भी कहा जाता है कि तिरिया तेल और हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन मंगोल जो महमूद शाह था उसको लौटाया नहीं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब जलालुद्दीन की हत्या के बाद शासक बनता है, 1296 से 1316 तक था वो, और उसने हम्मीर से युद्ध करने के मुख्यतः कारण थे। और पहला और मुख्य कारण क्या था, तो साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि उसका दक्षिण भारत विजय का सपना था, और अगर उसे गुजरात और मालवा को जीतना है तो दक्षिण अभियान एक स्थायी घटना हो जाती है। अगर वो एक स्थायी घटना होती है तो राजस्थान के दुर्गों पर कब्जा करना आवश्यक था, उसके बिना वो कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए, और हम्मीर ने कर देने से मना कर दिया। अलाउद्दीन के विद्रोही केहबरू को हम्मीर ने शरण दी। चाचा की पराजय का बदला, मंगोल विद्रोही महमूद शाह को शरण लौटाने से मना कर दिया हम्मीर ने। इसी कारण से 1299 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी टीम से 3 धुरंधरों को भेजता है। नुसरत खां, उल्गू खां, अलपग खां। दोस्तों, ये तीनों सेना लेकर आ गए थे बनास नदी तक। बनास नदी तक पहुंचे, फिर उन्होंने देखा कि वहां आसपास के तट पर बड़े बड़े गड्ढे थे। गड्ढों के कारण उनकी घुड़सवारी सेना थी। घुड़सवार सेना इन गड्ढों में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती। इसी कारण वो बनास नदी के तट पर ही अपना घेरा डाल देते हैं, और अपने तंबू लगा देते हैं। ये जैसे बनास नदी, ठीक है, बनास नदी है। बनास को वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी भी कहते हैं। यहाँ
राजसमंद, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती हैं और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में इसका संगम होता है। बहरहाल अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये अपन आराम से बाद में पढ़ लेंगे। बनास नदी के तट पर इन्होंने डाल रखी थी सेना का डेरा। इधर हुआ यूं, हम्मीरदेव चौहान इन दिनों कोटि यज्ञ समाप्त कर मुनि व्रत धारण किए हुए थे। और इन तीनों ने भी सोचा कि क्यों ना हम इनकी अर्थव्यवस्था ही खराब कर दें। इन्होंने फसलों को नष्ट करवा दिया। एक कार्य यूं किया कि पूरे राज्य में फसलों को नष्ट करवा दिया, तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई। मतलब कि आय के साधन भी नष्ट कर दिए। जब बात पता चली हम्मीर को, हम्मीर ने 2 सेनापति भेजे, भीमसिंह और धर्मसिंह। दोस्तों, भीमसिंह और धर्मसिंह इनके दिमाग में एक ही चीज थी कि जो बनास के तट पर जो डेरा डालकर बैठे हैं वही सेना मात्र इतनी ही है यूं, तो ये दोनों आक्रमण कर देते हैं। यहां एक टुकड़ी भीमसिंह के नेतृत्व में और दूसरी धर्मसिंह के नेतृत्व में, और इनको तो हरा देते हैं। ये जब पराजित हो गए तो भीमसिंह है वो लूट का सामान लेकर आ जाता है वापस रणथंभौर, लूट का सामान लेकर। लेकिन जो धर्मसिंह है वो लूट का सामान लेकर आ जाता है, और भीमसिंह है, भीमसिंह द्वारा यूं किया जाता है कि दुर्ग की ओर आगे बढ़ता रहता है वो। उनको ये चीज पता नहीं थी कि अल्पक खां है वो बिखरी हुई सेना का नेतृत्व कर रहा है। और जब भीमसिंह धीरे 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 दुर्ग की ओर आ रहा था, उतने में बीच में अल्पक खां के नेतृत्व की सेना द्वारा ये कहां हुआ, तो हिंदू घाट, हिंदू वाट की घाटी पर जबरदस्त भयानक एकदम आक्रामक युद्ध हुआ, और जिसमें भीमसिंह लड़ता मारा गया। भीमसिंह मारा गया, लेकिन उस समय नुसरत खां द्वारा रणथंभौर की ओर बढ़ना उचित नहीं समझा। रणथंभौर की ओर जाना उचित नहीं समझा, इसीलिए वो वापस लौट गया दिल्ली। दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। बात है 1299 की। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 सेनापति भेजे थे, नुसरत खां, उलगू खां और अल्पक खां।
तीनों ने बनास के तट पर आगे की अव्यवस्था को, मतलब कि बनास के तट पर बड़े बड़े गड्ढे थे और जिनकी से उनकी घुड़सवार सेना का ज्यादा उपयोग सिद्ध नहीं होता, उसीलिए उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया और वहां फसलों को नष्ट किया और जिससे उनकी आय के साधन नष्ट हो गए। हम्मीर को जब ये बात पता चली, हम्मीर उन दिनों कोटि यज्ञ का समापन करके मुनि व्रत धारण किए हुए था। उनने 2 सेनापति भेजे, भीम सिंह और धर्म सिंह। राजपूत सेना के दिमाग में यही था कि एक ही जो बनास के तट पर बैठे हैं उतनी ही सेना है तुर्कों की, ठीक है, उतनी ही सेना है, लेकिन जो बिखरी हुई सेना थी अल्प खां के नेतृत्व में, वो उनके दिमाग में नहीं थी। जैसे ही निकल गए धर्म सिंह लूट का सामान लेकर, भीम सिंह जैसे ही गढ़ की ओर आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान बीच में हिंदू वाट की घाटी पर भयानक युद्ध हुआ जिसमें भीम सिंह और सैकड़ों साथी मारे गए। और उल्गू खां ने उस दौरान रणथंबोर पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा, इसीलिए वो वापस चला गया दिल्ली। दोस्तों, जैसे ही अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं कि उसका प्रभाव क्या हुआ, जैसे भीम सिंह मारा गया, तो भीम सिंह मारा गया तो उसका प्रतिक्रिया क्या हुई रणथंबोर में। उसका प्रभाव यह हुआ कि धर्म सिंह को इन सब का जिम्मेदार ठहराया गया और धर्म सिंह को कर दिया अंधा। धर्म सिंह को जैसे ही अंधा बनाया तो उसके पद पर भाई भोज को नियुक्त किया, लेकिन भोज उस दौरान चल रही अव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाया। फिर इस चीज का फायदा उठाया धर्म सिंह ने। धर्म सिंह ने हम्मीर के कारण भरने चालू कर दिए। इसने हम्मीर को कहा कि मैं धन का संग्रह कर सकता हूं यदि आप मुझे अधिकार प्रदान करें तो। हम्मीर ने बिना सोचे समझे भोज को हटा दिया। दोस्तों, ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दिया भोज को हम्मीर ने। हम्मीर की बस यही गलती आगे उसको बहुत ही भारी साबित होती है, क्योंकि धर्म सिंह जो था उसके अंदर थी बदले की भावना। और फिर से उसको ही सर्वे सर्वा बना दिया। भोज को इतनी बदतमीजी की गई, भोज के साथ इतनी निंदा की गई कि वो मजबूरन अपने भाई पृथ्वीराज के साथ चला गया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में।
ए के मीन्स अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया, जैसे ही वो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जागरा की जागीर से संबोधित किया। जागरा की जागीर प्रदान कर दी गई किसको, तो भोज को। इधर स्थिति ये थी कि धर्म सिंह को वापस जैसे ही सर्वे सर्वा बना दिया तो उसने धन संग्रह के लिए लोगों पर बहुत सारा कर लगाया। जिससे कि लोगों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई और इस दौरान हम्मीरदेव चौहान अब मजबूर हो चुके थे कि उन्होंने एक तरफ तो भोज को भी निकाल दिया और ये ऐसी हरकतें कर रहा था। धर्म सिंह द्वारा एक गलती और की गई कि रणमल को और एक था रतिपाल, उनको सेना दंडपाल मतलब दंडपाल या सेना नायक बना दिया गया, रणमल और रतिपाल को। ये प्रभाव हुए थे कब, जब भीम सिंह मारा गया और उसके बाद ये प्रभाव रणथंभौर में ये आमूलचूल परिवर्तन किए गए। यही परिवर्तन घातक सिद्ध होते हैं बाद में इनके लिए। हुआ यूं कि धर्म सिंह को अंधा बना दिया गया, उसके बाद उसके स्थान पर उसके भाई भोज को बना दिया गया। भोज दो चीजों को नहीं संभाल सका, एक तो थी अर्थव्यवस्था और दूसरी थी वहां की अव्यवस्था, क्योंकि उस दौरान उसने फसलें वगैरह सब नष्ट कर दी थी। अब हम्मीर था, हम्मीर ने अंधा कर दिया था, हम्मीर ने बना दिया था भोज को, लेकिन जो धर्मसिंह था उसने हम्मीर के कान भरने शुरू कर दिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा था। कौन, तो वह था भोज। फिर से हम्मीर ने धर्मसिंह को सर्वे सर्वा राज्य का घोषित कर दिया। धर्मसिंह ने धन संग्रह के लिए लोगों पर अधिक से अधिक कर वसूला और उसके द्वारा सबसे बड़ी गलती ये की गई कि दंडपाल के स्थान पर रणमल रतिपाल को नियुक्त किया गया। भोज को उस स्थान से हटाकर उसे उतना अपमानित किया कि भोज अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है और अलाउद्दीन द्वारा उसको जागरा की जागीर प्रदान की जाती है।